पजेरो इंडिया में 2003 में लॉन्च हुई थी 30 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि आज के 1.3 करोड़ बनते हैं। और इस गाड़ी को ग्रेटेस्ट 4x4 ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको लैंड क्रूजर से आधे प्राइस में ऑलमोस्ट उसके लेवल की ऑफ रोडिंग मिलती थी। पर मित्सुबिशी की टॉप लेवल मैनेजमेंट के चक्कर में और निसान के टेक ओवर करने के बाद इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो गया, जो कि शायद ना होता अगर इस गाड़ी का लॉन्च सही टाइम पे होता और ये गाड़ी आज इंडिया में भी होती। जिसके लिए हम चलते हैं 1981 में, जब मित्सुबिशी अपनी एक नई रिक्रिएशनल एसयूवी को टोक्यो ऑटो शो में डेब्यू करते हैं, जिसका नाम होता है मित्सुबिशी पजेरो। और रिक्रिएशनल इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में आपको उस टाइम में टर्बो डीजल इंजन मिलता था, आपको पावर स्टीयरिंग मिलता था, आपको सस्पेंशन सीट्स मिलती थी, जो कि आज तक किसी और जापानीज एसयूवी में आए नहीं थे। पर इस गाड़ी का नाम सिर्फ जापान में ही पजेरो था। बाहर की मार्केट में फॉर एग्जांपल स्पेन में इस गाड़ी का नाम मॉन्टेरो था या फिर शोगन था। और वो इसलिए क्योंकि पजेरो जो नाम है उसका मतलब स्पेनिश में ये होता है। हाँ, ये लिटरली यही होता है, मैं खुद बना के नहीं बोल रहा, आप खुद सर्च कर सकते हो। और इसका मतलब ये होता है ऑब्वियसली भाई, अगर मैं अपनी एक गाड़ी बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी का नाम का मतलब ये हो। और फिर 1983 में मित्सुबिशी इस गाड़ी को पेरिस डैकर रैली में लेके जाते हैं, जिसमें पहली बारी में ये गाड़ी फर्स्ट प्राइज जीत जाती है, जो कि डैकर रैली की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि गाड़ी पहली बारी आई और पहली बारी फर्स्ट प्राइज को जीत गई। सो दिस कार वाज अ रियल कार वर्सल प्रो। आप भी बन सकते हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें उसके और पास लेके जा सकता है। तो इस डैकर रैली को जीतने से इस गाड़ी को फेम तो बहुत मिल गई, पर अभी भी इस गाड़ी की सेल्स काफी कम थी, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 3 डोर फॉर्मेट में लॉन्च हुई थी जापान में, जबकि जापानीज मार्केट में 5 डोर एसयूवीज की डिमांड ज्यादा थी। तो इसलिए 1983 में इस ब्रांड ने इसका 5 डोर वाला वर्जन लॉन्च करा, जिसमें आपको 100 सीटें मिलती है, आपको थोड़े और एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है इसके पीछे वाली सीटों में। और बस इतना करने से इस गाड़ी की सेल्स एकदम पिकअप कर गई। ये गाड़ी अपने आप में एक ब्रांड बन गया जापानीज मार्केट में, कि अगर आपको एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लेनी है जिसमें आपको थोड़े और बढ़िया कंफर्ट मिले तो आप पजेरो ले सकती है। पर लेकिन रियल मजा आता है 1991 में, जब मित्सुबिशी इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन लॉन्च करते हैं, जो कि पहले से बड़ी होती है, पहले से लंबी होती है। और अब मित्सुबिशी इस गाड़ी में दो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे गाड़ी एकदम यूनिक बनती है। जिसमें एक तो इस गाड़ी में आपको इंटरकूलर टेक्नोलॉजी मिलती थी, जिसमें इस गाड़ी की एयर इनटेक पाइप इसके आपको ग्रिल में मिलती थी एज कम्पेयर टू इसके बॉनेट के ऊपर या फिर इसके नीचे, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती थी। और साथ ही में इस गाड़ी की वाटर वेटिंग कैपेसिटी काफी बढ़िया इनहांस होती थी। और साथ ही में मित्सुबिशी ने अब इस गाड़ी में एक नए 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था सुपर सिलेक्ट 4x4, जो कि एकदम नई एडवांस 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आपको पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव के साथ डिफरेंशियल लॉकिंग मिलती थी, जिससे गाड़ी काफी मडी टेरेन्स में बढ़िया परफॉर्म करती थी। और साथ ही में इसमें आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक में 4 व्हील ड्राइव को एंगेज कर सकते थे, एज कम्पेयर टू बाकी सारे एसयूवीज जिसमें आपको गाड़ी को पहले रोकना पड़ता था और तभी आप एंगेज कर सकते थे उसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। और ये वाली टेक्नोलॉजी को देखने के बाद लोग कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गए। इस गाड़ी की लॉन्च के पहले साल में जो सेल्स है अराउंड 50% से इंक्रीज हो गई और अगले साल 20% से और इंक्रीज हो गई। और अब मित्सुबिशी के पास एक प्रोडक्ट था जो कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च कर सकते थे और अपने जो बढ़िया इंजीनियरिंग है उसे दुनिया को दिखा सकते थे। पर दोस्तों, मित्सुबिशी के काम करने का तरीका काफी अलग है एज कम्पेयर टू बाकी सारे कार मेकर्स के काम करने का तरीका, जिसमें बाकी सारे कार मेकर्स अगर कहीं भी अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं या फिर अपने आप को लॉन्च करते हैं तो वो ऐसे बढ़िया फैक्ट्री को लगाते हैं, अपने डीलरशिप्स को खड़ा करते हैं और फिर गाड़ियों को बेचना शुरू करते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं। पर मित्सुबिशी ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि जो एग्जिस्टिंग सारी कंट्रीज के कार कंपनीज है जो कि मान लो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके अपनी कार्स को लॉन्च करते हैं, जिससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम आने वाली है और बढ़िया तरीके से हम पूरी दुनिया में अपनी कार्स को बेच पाएंगे। तो इसलिए इस ब्रांड को जब साउथ अफ्रीका में अपनी कार्स को लॉन्च करना था, तो इसलिए इस ब्रांड ने वहां के सैमकोर ऑटोमोटिव से कोलैबोरेट कर लिया। जब इस ब्रांड को मलेशिया में अपनी कार्स को लॉन्च करना था, इस ब्रांड ने प्रोटॉन ऑटोमोटिव से कोलैबोरेट कर लिया वहां पे अपनी कार्स को लॉन्च करने के लिए। और जब इस ब्रांड को 1998 में अपनी कार्स को इंडिया में लॉन्च करना था, इस ब्रांड ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया, जो कि सबसे बेकार डिसीजन है मेरे ख्याल से, जो कि कोई भी कार मेकर ले सकता है अगर उसे इंडिया में एंट्री करनी है। जिसमें इस डील के अंदर मित्सुबिशी अपनी कार्स को वैसे बनाएंगे जैसे वो अभी बना रहे हैं, पर हिंदुस्तान मोटर के पास पूरे राइट है उनकी कार्स को लेके इंडिया में मित्सुबिशी के नाम से बेचने का। और जो डीलरशिप्स है वो भी हिंदुस्तान मोटर्स खुद ही सेटअप करेंगे, उसमें स्टाफ को भी खुद ही अपॉइंट करेंगे और वो गाड़ी को एक फिक्स्ड प्राइस में मित्सुबिशी से परचेज करेंगे। उसके बाद वो चाहे उस गाड़ी को 50 लाख में बेचे, 1 करोड़ में बेचे, 1.5 करोड़ में बेचे, उनकी अपनी टेंशन है। और दिक्कत क्या हुई कि 1998 में ये दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर हुआ था, पर 1999 में मित्सुबिशी ने अपनी पजेरो की 3rd जनरेशन लॉन्च कर दी थी, जो कि पहले से काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी थी और लैंड रोवर डिस्कवरी से राइवल करने के लिए बनी थी। और अब ये गाड़ी एक मोनोकॉक चैसी बेस थी, जिससे इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती है और साथ ही में अब इस गाड़ी के जो वेट वगैरह है वो भी थोड़ा और इनहांस कर दिया था ताकि इस गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी और बढ़े। और दोस्तों, आपको पता ही है हिंदुस्तान मोटर वाले कितने ढीठ है, उन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करा इंडिया में। जो पहले वाली पजेरो थी
1991 वाली, उसको इंडिया में 2002 में लॉन्च कर दिया 30 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया के प्राइस में। तो 11 साल पुरानी गाड़ी को लॉन्च करा इंडिया में 30 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया के प्राइस में लॉन्च करा, क्योंकि इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा था ऐसे क्वालिस वगैरह का या फिर इस गाड़ी का, जिसमें 15-20 साल पुरानी गाड़ी भी लॉन्च हो रही है, तब भी चल रही है। पता नहीं क्या सोच रहे थे उस टाइम इंडियन। और क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड इनिशियली थोड़ी सही आ गई, तो इसलिए हिंदुस्तान मोटर्स ने इस गाड़ी की एक लोकल असेंबली प्लांट स्टार्ट कर दिया इंडिया में 12 करोड़ रुपए खर्च करके, जिससे इस गाड़ी का प्राइस 30 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया 20 लाख पे आ गया, डायरेक्टली 50% से रिड्यूस हो गया। और हिंदुस्तान मोटर ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो साल के अराउंड 1200 कार्स को बेच देंगे, जो कि ऑब्वियसली कभी पूरी हुई नहीं। और ये गाड़ी इंडिया में थोड़ा बहुत बिक रही थी, अपनी ब्रांड वैल्यू को एस्टैब्लिश कर रही थी। पर साथ ही में 2006 में मित्सुबिशी ने अपनी 4th जनरेशन भी लॉन्च कर दी पजेरो की। तो इंडिया में अभी 2nd जनरेशन ही बिक रही है, बाहर 4th जनरेशन आ गई है, जो कि पहले से काफी ज्यादा एडवांस थी, जिसमें आपको बॉनेट एल्यूमिनियम का मिलता था, जिससे इस गाड़ी का वेट कम रहे। साथ ही में आपको अंडर बॉडी कार्बन फाइबर की मिलती थी, जिससे इस गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी और इनहैंस हो। आपको 700 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती थी और एक सेकंड बैटरी मिलती थी इसकी बूट में, ताकि अगर आप इस गाड़ी को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आसानी से गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और अगर इसकी एक बैटरी डेड हो भी जाती है, तब भी आपके पास दूसरी बैटरी हो इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। और इनिशियली तो इस गाड़ी की सेल्स बढ़िया होती है, जिसमें इसकी सेल्स अराउंड 75,000 यूनिट से इंक्रीज हो गए 1,12,000 यूनिट्स पे आ जाती है। और उसके अगले साल ही इस गाड़ी की सेल 57,000 यूनिट्स पे आ जाती है, जो कि पहले वाली जनरेशन से भी कम थी। और इसमें इस गाड़ी की भी गलती नहीं है, थोड़ी टाइमिंग की गलती है या फिर किस्मत की गलती है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी पिट गई, कुछ ज्यादा पिट गई इनफैक्ट। जिसमें सबसे पहले तो मित्सुबिशी का स्कैंडल बाहर आ गया था, जिसमें 1990 से लेके 2000 के आसपास की जो कार्स मित्सुबिशी बेच रहे थे, उनमें काफी सारी कार्स में काफी बड़े बड़े डिफेक्ट्स थे, जो कि मित्सुबिशी ने इग्नोर कर दिए पता होने के बावजूद भी। और काफी लोगों ने उनपे केस करा कि ऐसे कार्स में डिफेक्ट आ रही है, पर वो केस को ऐसे दबाते रहे। पर फिर हायर अथॉरिटीज ने उनपे ऐसे पूरी रिसर्च करी और पता चला कि काफी सारी उनकी कार्स में मेजर डिफेक्ट्स है, जो कि कंपनी को खुद पता था। पर इस कंपनी ने कभी भी अपनी कार्स को रिकॉल करा नहीं और अपने एरर्स को इग्नोर करते रहे अपने बढ़िया प्रॉफिट्स कमाने के लिए। और जब ये स्कैंडल फिर बाहर आया तो मित्सुबिशी ने खुद सॉरी मांगा और अराउंड 1,63,000 गाड़ियों को रिकॉल करा, जिससे इस ब्रांड को एक काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा और एक काफी बड़ा डेंट झेलना पड़ा अपने कैश फ्लोज पे। और अगर ये भी कम है तो 2003-04 के आसपास इस ब्रांड को अपनी अमेरिका में सेल्स थोड़ी बढ़ानी थी, तो इसलिए इस ब्रांड ने 000 वाली पॉलिसी स्टार्ट करी अमेरिका में, जिसमें आप मित्सुबिशी की कोई भी कार को परचेज कर सकते हैं पहले साल बिना कोई इंटरेस्ट पे करे, बिना कोई डाउन पेमेंट पे करे, बिना कोई मंथली ईएमआई पे करे, और पहले साल के बाद ही ये तीनों जो चीजें है वो स्टार्ट होगी। तो इसलिए काफी सारे अमेरिकन्स ने लालच में आके अपनी मित्सुबिशी को खरीद लिया, पर जब उनकी ईएमआई की पेमेंट के टाइम आया तो वो अपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर गए और मित्सुबिशी को अपनी कार्स को वापस लेना पड़ा इन डिफॉल्ट पेमेंट वाले लोगों से। और अब जो उनकी ये गाड़ियां वो वापस ले रहे थे, उनकी वैल्यू कम थी एज कम्पेयर टू उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे मित्सुबिशी को ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा। पर अगर ये भी कम है तो 2005 के आसपास इस ब्रांड ने अपनी मित्सुबिशी 380 को लॉन्च करा और इसको बनाने में ऑलमोस्ट $600 मिलियन की कॉस्टिंग आई थी। और मित्सुबिशी ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे इस गाड़ी की आधी सेल्स आई पहले के 6 महीने में, और ये गाड़ी कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाई। तो ये सारे जो बुरी बुरी चीजें हैं एक साथ हो गई 2006 के आसपास, जिससे जो पजेरो है वो खुद भी नहीं बिक पाई और मित्सुबिशी पजेरो पे फोकस ही नहीं कर पाए। और क्योंकि अब ये कंपनी काफी बड़े बड़े लॉसेस में आ गई थी, तो इसलिए कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करने लग गई कि कौन सी हमारी चीजें हैं जहां पे हमें लॉस हो रहा है उन वाली चीजों को बंद करो, और जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उस पे और फोकस करो। तो इसलिए ब्रांड जो यूके वाली मार्केट है और जो यूरोपियन वाली मार्केट है वहां से एग्जिट कर गए। साथ ही में और बहुत सारी वेस्टर्न मार्केट से धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू हो गए, और काफी सारी जो अपनी कार्स हैं जिनकी सेल्स हो नहीं रही थी उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया। और क्योंकि अब इस ब्रांड के पास ज्यादा पैसे थे भी नहीं, तो इसलिए जो इनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियां थी भी जिनकी बढ़िया सेल हो रही थी, उन पे भी ये ब्रांड पैसे लगा के उनकी नई फेसलिफ्ट्स को लॉन्च नहीं कर पा रहा था, जिससे वो गाड़ियां नहीं बने और 5-5, 6-6 साल तक सेम गाड़ी को बेच रहा था, जिससे उनकी सेल्स काफी कम हो गई। और जबकि बाकी सारे कार मेकर अपनी गाड़ियों की फेसलिफ्ट्स को लॉन्च कर करके बढ़िया मार्केट को केटर करते रहे, बढ़िया कॉन्कर करते रहे। पर अगर ये भी सब कम था, ये सब भी झेल रही थी मित्सुबिशी। रियल कांड होता है 2016 में, जब मित्सुबिशी और निसान मिलके अपनी एक माइक्रो कार पे काम कर रहे होते हैं, और तब निसान को पता चलता है कि जो मित्सुबिशी अपनी कार्स में एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम कर रहे थे अराउंड 14 सालों से, वो फेक है। और इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि मित्सुबिशी खराब मेजरिंग यूनिट्स को यूज कर रहे थे अपनी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी को बताने के लिए, जो कि आसपास भी नहीं थी एज कम्पेयर टू जितने कंज्यूमर्स को मिल रही थी, और वो इस वाली चीज को दबाते जा रहे थे जितना वो दबा सकते थे। और अब ऑब्वियसली निसान को पता चल गया, जिससे इस ब्रांड की जो ब्रांड वैल्यू है ज्यादा ही बुरे तरीके से टार्निश हो गई। लोग ऐसे थू कर रहे थे इनके नाम पे कि कैसी कंपनी है भाई, ये झूठ बोलती है हमसे बार बार, पहले 2002 में बोला, अब 2016 में बोल दिया, अब पता नहीं कब बोलेंगे। तो इसलिए ब्रांड ऑलमोस्ट शट डाउन की वर्ज पे था। निसान ने इसे सेव करा ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन इन्वेस्ट करके और एक कंट्रोलिंग स्टेक लेके इस कंपनी में, पर वो भी काफी बेकारी चीज थी। और अब क्योंकि निसान ने इस वाली कंपनी में एक काफी बड़ा हिस्सा ले लिया था, तो इसलिए वो प्रॉफिटेबल बनाने चाहते थे इस वाली कंपनी को, तो इसलिए जो सारी चीजें हैं जहां से लॉस हो रहा था उन्हें बंद करते रहे।
और उनमें से एक चीज थी पजेरो, जिसमें जो पजेरो है उसकी सेल्स डिक्लाइन हो रही थी, उसकी कोई भी नई आइट्रेशन ये ब्रांड लॉन्च कर नहीं रहा था। और अगर इस ब्रांड को नई आइट्रेशन लॉन्च करनी थी तो बहुत ही R&D कॉस्टिंग आती, जो कि निसान अभी अफोर्ड कर नहीं सकते थे। और पजेरो की एक ही सिंगल स्पेसिफिक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती थी जापान में, पर क्योंकि अब इस गाड़ी की सेल्स काफी कम हो गई है तो इसलिए वो फैक्ट्री भी लॉस में जा रही थी और उस फैक्ट्री को रन करने का भी फायदा था नहीं। तो इसलिए इस ब्रांड ने डिसीजन बना लिया कि 2019 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं और जो इसकी फैक्ट्री है उसको भी बंद करने वाली है। इसकी 1000 यूनिट्स लास्ट में ये ब्रांड बनाएगा एज अ होमाज यूनिट्स, और उसके बाद आपको दिखने नहीं वाली है गाड़ी रोड पे। ऑफिशियली ये गाड़ी बंद हो चुकी है। और लैंड क्रूजर के बाद जो सबसे आइकॉनिक जापानीज एसयूवी है उसकी डेथ हो जाती है। और अगर आपको नहीं पता तो जो 4th जनरेशन वाली पजेरो है वो इंडिया में लॉन्च हुई थी मंटेरो के नाम से 2009 में, अराउंड 37 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि बहुत ही महंगा है, पर चलो फिर भी सही है। अरे गाड़ी 2016 में दोबारा इंडिया में लॉन्च होती है 70 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। तो 70 लाख के प्राइस में आपको पजेरो मिलती थी इंडिया में एक टाइम में, पर क्योंकि ये गाड़ी इतनी महंगी थी किसी ने इस गाड़ी पे ध्यान ही नहीं दिया, कोई देखा भी नहीं इस गाड़ी की तरफ, और इसके रिव्यू भी नहीं है मेरे ख्याल से इंटरनेट पे, बेयरली कोई होंगे। और अब अगर आपको लेनी है तो आप किन्हीं किन्हीं मार्केट्स में पजेरो स्पोर्ट को ले सकती है, पर वो भी आप कह सकते हैं कि एक रियल पजेरो नहीं है, वो भी एक ऐसे सब ड्यूड सा वर्जन है जो कि उसके लेवल का नहीं है, उसके लेवल की आइकॉनिकनेस नहीं है इस वाली गाड़ी में। और अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो तो सब्सक्राइब कर लो कारवासल को, क्योंकि मित्सुबिशी तो इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करने वाले इंडियन मार्केट में, जो लौते ही चांस है कि हम ही लॉन्च कर दें कारवासल के नाम से। तो सब्सक्राइब कर दो भाई।